नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले कालांश में हमने बड़े भाई साहब कहानी का अध्ययन किया था उसके आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बड़े भाई साहब के फेल होने पर छोटे भाई का व्यवहार परिवर्तन दिखाया गया है कि जब लेखक समय सारणी का अनुसरण न करके खेलकर मैदान से वापस आता तो लेखक भाई साहब की परछाई से भी डर कर भाग जाता। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। छोटे भाई को घमंड न करने की सलाह। भाई साहब यह समझ गए। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन संदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। उन्होंने शैतान और शाहे-रोम का उदाहरण भी दिया। शैतान का मतलब बताना चाहूंगा आपको कि शैतान को अपने ऊपर यह समझिए कि शैतान एक दानव के रूप में कि शैतान को अपने ऊपर यह अभिमान हो गया था कि वही ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। इस अभिमान के कारण उसे स्वर्ग से ढकेल दिया गया। उसका अंत बुरा हुआ। इसी तरह शाहे-रोम भी है। ऐसा बताया जाता है कि शाहे-रोम ने भी एक बार अहंकार किया था। वह भी इसके कारण अंत में भीख मांग मांग कर मर गया। अहंकार ने उसकी दुर्दशा करा दी। तो इस तरह से अब आगे कहते हैं भाई साहब कि यहां भाई साहब अपनी कक्षा की कठिन पढ़ाई का वर्णन कर रहे हैं। यह समझ लो कि तुम अपने मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। अब अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब कि बिना प्रयास बड़ी चीज पा लेना, और अंधा चोट निशाना मतलब अनजाने में सही निशाना लगाना। अब यहां भाई साहब अपनी कक्षा की कठिन पढ़ाई का वर्णन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड कौन से हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। दांतों पसीना आ जाना मतलब बहुत मेहनत करना। लोहे के चने चबाना मतलब कठोर परिश्रम करना। कांड यानी घटना। अब है यहाँ पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर व्यंग। जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस समय की जो थी कमियां, उस पर जो है लेखक ने व्यंग किया है। अब जैसे विषय को इतिहास की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
अगर हेनरी 7वें की जगह गलती से हेनरी 8वां लिख दिया तो समझो सारे नंबर गायब। अब ज्योमेट्री के ऊपर कहा है इन्होंने कि तो बस ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, आबाजा की जगह आजाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। दाल भात रोटी खाएं या भात दाल रोटी, इसमें क्या फर्क है? मगर परीक्षकों को इससे क्या मतलब? अब गणित के विषय में देखिए क्या कहते हैं। गणित, इस रेखा पर यह लंब गिरा दो तो आधार लंब दुगना हो जाएगा। हिंदी के विषय में समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। वो तो बस वही सही मानते हैं जो पुस्तकों में लिखा होता है। वे तो बस यही चाहते हैं कि लड़के एक एक अक्षर रट लें और इसी रटंत कहें या रटत कहें, रटंत प्रणाली को शिक्षा का नाम दे रखा है। हिमाकत यानी बेवकूफी, किफायत यानी बचत से। भाई साहब का मानना था कि यह शिक्षा प्रणाली बच्चों को तेज दौड़ने को भी कहती है और धीरे भी। अब ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? छोटा बच्चा भी ये बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी सही गलत की पहचान नहीं है और ऊपर से दावा करते हैं कि वे अध्यापक हैं। इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका कहना माने। वे बहुत बार फेल हुए हैं लेकिन लेखक से बड़े हैं और संसार का लेखक से ज्यादा अनुभव है। बड़े भाई साहब कहते हैं कि वह जो कुछ समझा रहे हैं उन्हें समझ जानी चाहिए, नहीं तो वह पछताएंगे। फिर सालाना इम्तहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। सॉरी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे इन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। भाई साहब के प्रति सहानुभूति। लेखक और भाई साहब के बीच अब केवल एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। उसके मन में एक बुरा विचार आया कि अगर भाई साहब एक और बार इसी कक्षा में फेल हो जाएं तो और भाई साहब एक ही कक्षा में होंगे, तब तो वो उसे किसी भी आधार पर नहीं डांट सकते और ना ही उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस बुरे विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल दिया, क्योंकि लेखक को भी यह पता था कि भाई साहब उसे उसकी ही भलाई के लिए डांटते हैं। उस समय उसे जरूर बुरा लगता है, लेकिन वह जानता है कि यह उनके ही उपदेशों और डांट का नतीजा है कि वह फटाफट पास हो रहा है, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का लाभ उठाने लगा। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, कनकौवे मतलब पतंग। यहां भाई साहब छोटे भाई के पतंग के पीछे भागने को बेवकूफी बता रहे हैं। इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि अब तुम 8वीं कक्षा में हो गए हो और मुझसे सिर्फ एक कक्षा पीछे पढ़ते हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती बल्कि दुनिया देखने से आती है। यहाँ भाई साहब तजुर्बे के महत्व को समझा रहे हैं। बड़े भाई साहब लेखक को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो। दूसरा उदाहरण देते हैं, दादा ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा इज्जत और अच्छे कामों को करते हुए जिया है और परिवार का पालन किया है जिसमें 9 व्यक्ति हुआ करते थे। बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा। लेखक भाई साहब की इस समझाने की नई योजना के कारण उनके सामने सर झुकाकर खड़ा था। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र से बल्कि मन से भी, और उसके मन में
भाई साहब के प्रति इज्जत और भी बढ़ गई। लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर नम आंखों से दिया। उसे महसूस हुआ भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उनको ये सब कहने का हक भी है। इत्तेफाक से उस समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर फटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और आशा रखता हूँ कि आप लोग जो है कहानी समझे भी होंगे और पहले भी हमने इसको पढ़ा है। और अब छोटा सा एक मैं आपको लेखन कार्य दे रहा हूँ। अपने माता पिता का उदाहरण देकर बड़े भाई साहब क्या स्पष्ट करना चाहते थे। छोटे भाई को स्कूल छोड़कर जाने की इच्छा क्यों हुई? छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी महत्व रखता है कैसे? तो ये आपको इस प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, सोचना है। मैं तो आशा रखता हूँ कि आप लोग पाठ समझे होंगे। फिर अब अगले कालांश में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।